स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट का डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, मेरा उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने ये सब सारे बताए थे, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स कमर्शियल गुड्स क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है लिंक उसका, उस वीडियो का। तो आप जाकर उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से हम लोग को क्या समझने में आता है कि कोई भी जो कंपनी है अपना नया प्रोडक्ट लाता है, तो आजकल तो हम लोग यही जानते थे कि प्रोडक्ट लाना है, बस कंपनी को पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बनाना है, बस वो बना के दे देता है, मार्केट में आ जाता है। तो ऐसा नहीं होता, इसके बीच भी बहुत बड़ा कहानी होता है। तो आज हम उस कहानी को समझेंगे क्या वो कहानी है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ यहाँ पे आठ आठ स्टेज दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को न्यू प्रोडक्ट का कुछ 8 स्टेज दिख रहा है। तो 8 स्टेज में आज हम लोग जानेंगे सिर्फ 7 स्टेज। 8वां स्टेज ये है कि जैसे कि आप लोग मान लेते हैं हम लोग जैसे कॉलेज में हैं या फिर स्कूल में हैं या फिर आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, वहाँ पे आप जब काम करते हो तो आपको उसका जो मंथ में या फिर ईयरली आपको रिजल्ट जो मिलता है वो होता है रिव्यू और मार्केट परफॉर्मेंस। वही होता है प्रोडक्ट का भी रिव्यू या फिर रिजल्ट, कि वो प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है उस मार्केट में, उस प्रोडक्ट को लेके क्या चल रहा है, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाया है उससे वो लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट पे चल रहा है, वो कब तक चलेगा, इस ये पता चलता है। तो 8वां, तो अधिकतर वीडियो पे आपको नहीं बताया गया कि 8वां क्या है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 8वां पॉइंट भी बताया हूँ और आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन भी इसका बता दिया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये टोटल 7 डेफिनेशन, 7 पॉइंट्स को अच्छे से हम लोग समझेंगे, चारों स्टेज, सातों स्टेज को। तो हमारा पहला स्टेज आता है आइडिया जनरेशन, दूसरा आता है आइडिया स्क्रीनिंग, तीसरा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, चौथा बिजनेस एनालिसिस, पांचवा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, छठा टेस्ट मार्केटिंग, सातवां कॉमर्शियलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग अपने सीरीज के साथ से चलेंगे। तो हमारा पहला सीरीज का पॉइंट है वो है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन वो है जैसे कि कंपनी जो होता है नया प्रोडक्ट अगर लाने वाला है, तो वो मार्केट में जाके मार्केट रिसर्च करके वहाँ से आइडिया कलेक्ट करता है कि उसे अब कौन सा नया प्रोडक्ट बनाया जाए, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट का सजेशंस हमें कस्टमर के थ्रू, अपने एम्प्लॉय के थ्रू या फिर अपने कॉम्पिटिटर के तरफ से मिल रहा है, या फिर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से मिल रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे जगह से। वो हम लोग का होता है आइडिया जनरेशन। उसे हम लोग आइडिया जनरेशन या फिर आइडिया जनरेट भी कहते हैं। कहाँ से हमें आइडिया मिल रहे हैं, कंज्यूमर हमें सजेस्ट कर रहे हैं, हमारा अपना नीड बता रहे हैं कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट का डिमांड है, आपका प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए नया, आप कुछ लेकर आओ। तो ये होता है। तो हम लोग जान लेते हैं इसे। इन दिस स्टेज देयर इज एन आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट आइडिया विच हैज़ अ मार्केट अपॉर्चुनिटी। इन दिस स्टेज सजेशंस फॉर अ न्यू product obtained from all possible sources, customers, competitors, distributions and employees etc। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आइडिया कहाँ से मिलता है, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, कौन मार्केट अपॉर्चुनिटी जो मिलता है, कौन सा क्या सजेशंस हम लोग को मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो कहाँ कहाँ से क्या चाहिए, क्या डिमांड है, वो सब हम लोग को इन सब लोगों से मिलता है। कस्टमर बोलो, कॉम्पिटिटर बोलो, डिस्ट्रीब्यूशंस बोलो, एम्प्लॉयज़ बोलो, इन सब जगह से। फिर आता है हमारा आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग जो है वो हर कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी कह सकते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज भी कह सकते हैं। आइडिया स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब आप लोग समझ लीजिए एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग डाटा, या कहीं से आप कुछ भी अगर एनालाइज कर रहे हो,
जैसे आप मेरा वीडियो को देख रहे हो या फिर वीडियो सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो होता है आप मेरे डाटा को एनालाइज कर रहे हो, मेरे डाटा को आप समझ रहे हो, मेरे वीडियो को आप समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उसे अप्लाई करोगे। आप जब समझ जाओगे तो उसे आप अप्लाई करोगे। तो ये होता है एनालाइजिंग या फिर स्क्रीनिंग इसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर तरह का कंपनी में एक आइडिया कम्युनिटी होता है जिसे हम लोग एडवाइज़र भी कह सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एडवाइज़र भी कहते हैं उन्हें। एडवाइज़र का आइडिया कम्युनिटी को एक एडवाइज़र भी कहते हैं, जो हमें हेल्प करता है कि उस नए प्रोडक्ट को जो हम लोग लाने वाले हैं मार्केट में, उस आइडिया को एनालाइज करता है, उस आइडिया को समझता है, उस आइडिया को सिलेक्ट और रिजेक्ट करता है कि कौन सा आइडिया हमारे नए प्रोडक्ट के लिए सही और कौन सा गलत। और आइडिया सिलेक्ट और रिजेक्ट करने से पहले, यानी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने से पहले, वो लोग एडवाइज़र जो है वो कुछ उन लोग के अंदर पहले से ही एक क्वेश्चंस रहते हैं। उन क्वेश्चन का अगर उन्हें जवाब पॉजिटिवली मिल जाता है, अगर उन सभी क्वेश्चन का जवाब उन्हें सही तरीके से मिल जाता है, तो फिर वो उस आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर उन्हें पॉजिटिवली नहीं मिलता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें एडवाइज़र जो अच्छे से समझते हैं, अच्छे से सुनते हैं, या फिर अच्छे से समझ कर उस जो आइडिया को है, उस आइडिया को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। उन्हें कंपनी को लेकर और अपने कस्टमर को लेकर ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। सबसे पहले हम लोग आइडिया स्क्रीनिंग पढ़ लेते हैं। दिस स्टेप इज क्रूशियल टू ensure that unsuitable ideas for whatever reason are rejected as soon as possible. Ideas needs to be considered objectively, ideally by a group or community. Specific screening criteria needs to be set for this stage: affordability and market potential. These questions need to be considered carefully to avoid product failure after considerable इन्वेस्टमेंट डाउन द लाइन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको आइडिया स्क्रीनिंग के बारे में बताया, तो यहाँ भी वही बताया गया है कि कोई भी आइडिया को सिलेक्ट करने से पहले या फिर एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस मार्केट के बारे में, उस डिमांड के बारे में बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब होने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट का जो आपका जो आइडिया है उसका आंसर, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही मिलने लगा है, पॉजिटिव मिलने लगा है, तो फिर एडवाइज़र जो है या फिर कंपनी जो है उस आइडिया को एक्सेप्ट करता है, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर देता है। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। You have an idea and it has passed the screening stage. However, internal opinion is not the most important. You need to ask the people that matter, your customers. Using a small group or true customer base, those that convert the idea need to be tested to see their reaction. The idea should now be a concept with enough in-depth information that the consumer can visualize it. Do they understand the concept? Do they want or need it? This stage gives you a chance to develop the concept further in considering their feedback, but also to start thinking about what your marketing message will be. तो यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप अपना आइडिया जनरेट कर लिए, फिर आप आइडिया को एनालाइज कर लियो, उसे एक्सेप्ट कर लियो, फिर अब आपको जानना पड़ेगा, आपका एक सवाल रहेगा, आप अपने आप को एक कस्टमर के रूप में आप देख कर आप सोचोगे कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट आने वाला है उसका मैं प्राइस क्या रखूँ जिससे जो नॉर्मल कस्टमर है, आम जनता है, वो खरीद पाए, उसे खरीद सके या फिर उसे यूज़ कर सके, उसे उसका कॉन्सेप्ट समझा सके आप लोग, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, कस्टमर को उनका कॉन्सेप्ट समझ में आए, उनको क्या चाहिए वो उनको पता चले, उनको उनको जो डिमांड है, उनका जो नीड है वो उनको सही तरीके से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं, सवाल जवाब देकर उसको समझ कर उसका टेस्टिंग करके आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बिजनेस एनालाइज भी कहते हैं। तो बिजनेस एनालिसिस पे हम लोग आएंगे, लेकिन पहले इसे हम लोग अच्छे से समझ लें। तो इसे हम लोग कई बार कई कंपनी ऐसा भी होता है कि कस्टमर्स का एक छोटा सा ग्रुप, चाहे 50 लोगों का, 100 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का, इन तरह का कंज्यूमर गुड्स
कंज्यूमर ग्रुप बनाता है जहाँ पे सिर्फ कस्टमर्स होंगे और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का कुछ प्रमोशन देते हैं या फिर प्रोडक्ट के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये नया प्रोडक्ट आने वाला है, चाहे वो टीवी के थ्रू हो, टेलीविज़न के थ्रू हो या फिर कुछ भी के थ्रू हो, किसी भी चीज़ के थ्रू हो। जैसे कि आजकल हम लोग देख सकते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का जो लॉन्चिंग होता है उसमें आपको बताया जाता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जैसे कि टेक्निकल गुरुजी और भी बहुत सारे इस तरह से हैं जो मोबाइल का रिव्यूज़ देते हैं, अच्छे अच्छे फ़ोन्स का रिव्यूज़ देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, क्या है इस प्रोडक्ट में, क्या है इस फ़ोन के अंदर, वो सब जो बताते हैं। तो यही होता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अगर उन चुनिंदा कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद में आता है तो फिर वो आगे अपना प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है बिजनेस एनालिसिस। वंस द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेस्टेड एंड फाइनलाइज्ड, अ बिजनेस केस needs to be put together to assess whether the new product service will be profitable. This should include a detailed marketing strategy, highlight the target market, product positioning, and the marketing mix that will be used. This analysis needs to include whether there is a demand for the product, a full appraisal of the cost, competition and identification of break even point. इसमें क्या होता है, जब आपका कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर कर देते हो मार्केट में, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से बता देते हो, तो फिर आता है कि आप क्या अपने प्रोडक्ट में लाने वाले हो, आपको नया प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या सर्विसेज लाने होंगे, क्या कौन कौन से मार्केट आपको टारगेट करना होगा, क्या आपका प्रोडक्ट पोजिशनिंग होगा, क्या आपका मार्केट स्ट्रेटजी होगा, क्या आप जिस प्रोडक्ट को बनाओगे तो उसके लिए आप नया मशीनरी या फिर नया रॉ मटेरियल्स लाओगे या फिर उसी मटेरियल्स में बनाओगे। ये सब जानना पड़ता है आपको। फिर अपना बिजनेस का रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है या फिर एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद फिर कंपटीशन जो होता है उसका आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है कि आपको एक कितना अमाउंट रखना होगा जिससे आपको एक तरह से लाभ मिले, आपका जो प्रोडक्ट आप जो लाने वाले हो उससे आपको एक तरह से लाभ मिले, तो जिसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो आपको वो जो वीडियो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इफ द न्यू प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड, इट विल बी पास्ड टू द technical and marketing development stage. This is when a prototype or a limit production model will be created. This means you can investigate exact design and specifications and any manufacturing methods, but also give something tangible for consumer testing for feedback specific लाइक लुक फील एंड पैकेजिंग फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अब क्या होता है, जब आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप एक बार में लार्ज अमाउंट पे आप प्रोडक्ट कुछ भी बना दोगे, तो इस तरह से नहीं होता। तो पहले आपको उस प्रोडक्ट के बारे में आपको एडवर्टाइज देना पड़ता है, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो। फिर उसका फीडबैक आप को कोशिश होता है कि हाँ उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, उसका स्पेसिफिक आप बताओगे, फीडबैक जानने का कोशिश करोगे। कंज्यूमर को आप टेस्टिंग के लिए दोगे कि हाँ आप ये प्रोडक्ट रखिए, हाँ वो प्रोडक्ट रखिए, ये प्रोडक्ट देखिए आपको कैसा फील होता है, क्या आपका फीडबैक है। उसका प्रोटोटाइप आपको समझना पड़ता है, उसका मॉडल, उसका क्रिएट, उसका पैकेजिंग, सब कुछ आपको समझ कर क्या प्राइस रखना है, क्या प्राइस पे आपको बेचना है, कंज्यूमर को क्या प्राइस पे बेचना है, रिटेलर को क्या प्राइस पे बेचना है, होलसेलर को क्या प्राइस पे बेचना है, कौन से मार्केट पे बेचना है, आपको ये सब जानना पड़ता है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर आता है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग जैसे कि अभी मैंने ऊपर में बताया आपको कि आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट पे तो नहीं बनाना, कुछ प्रोडक्ट आपको बनाना है और उसी को अपने मार्केट में चलाना है। मार्केट में चलाने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है या फिर इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ये पता चलता है। उसके बाद अगर आपका डिसीजन जो है वो सही हो गया है, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आपको डिमांड मिल रहा है, तो फिर आप उसे लार्ज अमाउंट पे अपना प्रोडक्ट बनाओगे और नहीं तो नहीं बनाओगे। तो
टेस्ट मार्केटिंग और मार्केट टेस्ट इज डिफरेंट टू कॉन्सेप्ट और कंज्यूमर टेस्टिंग in that introduces the prototype product following the purposed marketing plan as well rather than individual elements. This process is required to validate the whole concept and is used for further refinement of all elements from product to marketing message. तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको यहाँ पे अब अपना प्रोडक्ट का टेस्टिंग जानना पड़ेगा कि आपका टेस्ट मार्केट आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है तो क्यों ख़राब है, डिमांड नहीं है तो क्यों नहीं है, अच्छा है तो क्यों अच्छा, आपने ऐसा अपना प्रोडक्ट में क्या दे दिया कि आपका ही सिर्फ डिमांड हो गया, जो कॉम्पिटिटर है उसका डिमांड घट गया, आपका डिमांड बढ़ गया। ये सब आपको जानना पड़ता है, उस टेस्ट मार्केट से आपको पता चलता है। उसके बाद आता है कॉमर्शियलाइजेशन। दिस इज़ अ स्टेज of large scale production and full sales marketing. The product might move from early growth to rapid growth stage. तो अब आपका जो प्रोडक्ट है टेस्ट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो गया, अब आपका प्रोडक्ट आप उसे लार्ज अमाउंट पे आप उसे प्रोडक्शन करोगे, एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट करोगे, फिर प्रोड्यूस करोगे और उसे फिर अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में आप उसे फैलाने का कोशिश करोगे। आज तक आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को वेस्ट बंगाल बेचा, फिर अगर देख रहे हो कि आपको हाँ ये प्रोडक्ट अब बाहर भी आपको बेचना है तो आप गुजरात में भेजोगे, अपना मैन्युफैक्चर गुजरात में करोगे, मुंबई में करोगे, दिल्ली में करोगे, चेन्नई में करोगे। इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट को बढ़ाओगे और आपका अगर इंडिया में आपका सब जगह फैल गया तो फिर आप सोचोगे मैं बाहर कंट्री में भी अपना प्रोडक्ट का बढ़ाऊँ। तो ये होता है कॉमर्शियलाइजेशन। तो ये तो था हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हम लोग आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग में। Product positioning refers to brands' functional attributes is relation to other brands. Positioning is the art of selecting out of number of unique selling positions. There are three methods to the adopt a product to market. तो यहाँ पे प्रोडक्ट पोजिशनिंग से हम लोग को समझ में आ जाता है कि हम लोग को अब कौन सा प्रोडक्ट जो हम लोगों ने बनाया है उस प्रोडक्ट को अब कहाँ बेचे, जिससे हम लोग टारगेट मार्केट भी कहते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचना है, कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में है, ये हम लोग को समझना है। किसी मॉल में है या फिर लोकल मार्केट में है, वो मोनोपोली मार्केट या फिर कोई भी जैसा ऐसा कोई भी मार्केट है, वहाँ पे आपका कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, किस तरह का प्रोडक्ट बिकेगा, ये आपको जानना पड़ता है। तो इसके कुछ तीन प्रोडक्ट ऑफ मार्केट हम लोगों ने लिखा है, 3 मेथड्स लिया है। तो पहला आता है मार्केट एग्रीगेशन। अ सिंगल प्रोडक्ट आइटम, अ लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन इज ऑफर्ड टू द होल मार्केट। इट इज़ सुटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज मार्केट एंड फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट एग्रीगेशन में क्या होता है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट आइटम होता है और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम का होता है, लिमिटेड ऑफर भी रहता है इसका पूरा मार्केट में कि आपको बहुत कम टाइम के लिए आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलता है या फिर सेल मिलता है या फिर कम प्राइस में मिलता है, बहुत ही कम, और सिंगल प्रोडक्ट होता है। और फिर इसका प्रोडक्शन रेट या फिर इसका स्टोरेज मार्केट भी दिखाता है कि हाँ इसे कितना लोग स्टोर करके रखा हुआ है पहले से, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कितना लोग स्टॉक करके रखा हुआ है, और इसे आप लोग फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हो। फिर मार्केट सेगमेंटेशन, इट हैज़ अ प्रोडक्ट पॉलिसीज विच impiles in extensive range of product which is filled for one segment buyer and separated into no of segment, each vary in size, buying power and buying behavior. Supply is made according to needs of demand. फिर मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हुए, अपना एक्सटेंसिव रेंज को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। बायर को एक सेपरेट बायर को या फिर सेलर को एक अच्छा साइज पे, मतलब एक लिमिटेड साइज पे आपको एक प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है या फिर भेजना पड़ता है। आपको अपना प्रोडक्ट पे बाइंग पावर भी लगाना पड़ता है कि हाँ आप कितने रुपए में इसे खरीद सकोगे, लास्ट आप इसका कितना कीमत दे सकोगे या फिर बढ़ा सकोगे। फिर बाइंग बिहेवियर कि आपका बिहेवियर कैसा होगा जब आप सामान अपना खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो या फिर सप्लाई कर रहे हो, उस हिसाब से आपको अपना डिमांड, उस हिसाब से आपको अपना प्राइस, अपना
बिहेवियर रखना पड़ेगा, अपना सप्लाई रखना पड़ेगा कि हाँ आपको कौन सा मार्केट में किस तरह का डिमांड मिल रहा है। फिर आता है प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन। Market have two routes to meet the competition: price and non-price routes. The non-price routes makes the marketers total depend on the product to face competition. Product differentiation and product positioning helps the firm to fight on the price basis. Product differentiation is done through bonding and packaging. तो प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो कंपटीशन है जिस कंपनी के साथ या फिर जिस प्रोडक्ट के बदले आप अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हो, उस बीच जो कंपटीशन होता है उसमें आपको प्राइस भी मैटर करता है कि हाँ वो अगर 10 रुपये बेच रहा है तो आपको भी उसी लिमिटेड प्राइस पे, एक उसी पर्टिकुलर प्राइस पे अपना प्रोडक्ट को बेचना है, ना ज़्यादा कम में बेचना, ना ज़्यादा ज़्यादा में बेचना है। आपको एक पर्टिकुलर प्राइस में अपना वो सामान को बेचना है। वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो किस हिसाब से बिकेगा। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा हो तो आपका डिमांड बढ़ेगा। फर्म समझ में आता है कि हाँ ये दो फर्म के बीच का फाइट होता है प्राइस बेसिस। आप रिटेलर को या फिर होलसेलर को आप किस प्राइस पे दे रहे हो, ओपोनेंट के बदले ओपोनेंट के हिसाब से आप कितने प्राइस पे अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हो, किस प्रोडक्ट को कितना डिमांड दे रहे हो, क्या सप्लाई दे रहे हो, आपको ये सब पता चलता है। उसके बाद सबसे मेन होता है कि आप पैकेजिंग क्या कर रहे हो, आपका बॉन्डिंग क्या है कस्टमर के साथ, आपका रिलेशनशिप क्या है, आपका पैकेजिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस, किस तरह से हम लोग अपना जो प्रोडक्ट को है किस तरह से हम लोग मार्केट में पहुंचाते हैं। Identifying potential competitive advantages. Product is positioned by highlighting products benefits. So company has identified potential competitive advantages. Competitive advantages related to product: ड्यूरेबिलिटी, रियलेबिलिटी, स्टाइल, क्वालिटी, डिज़ाइन। इसे हम लोग इसे डिस्क्राइब करने का तो जरूरत नहीं, आप अच्छे से समझ सकोगे। फिर आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिलेटेड टू सर्विस: इजी ऑर्डरिंग, स्पीडी डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन, गारंटी, क्रेडिट फैसिलिटी एट्सेट्रा। फिर आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस रिलेटिंग टू चैनल कवरेज, accessibility, regularity, quality of service of the channel. Competitive advantage relating to personal employee competent, courtesy, responsiveness, etc. Competitive advantage relating to image. This consists of prestige, status, identify, caution, reputation, goodwill. तो ये आइडेंटिफाई पोटेंशियल तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ शॉर्टली में दिया हुआ है, सब कुछ आपको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर आता है हमारा डेवलपिंग पोजिशनिंग स्ट्रेटजी। वाइल सेलेक्टिंग टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और द कंपनी हैज़ टू कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन। अपना प्रोडक्ट का, अपना डेवलपिंग प्रोडक्ट का पोजीशन का क्या स्ट्रेटजी होता है, उसे हम लोगों ने कुछ उसका एडवांटेज लिखा है, 5 एडवांटेजेस हम लोगों ने लिखा है। तो ये कुछ इस तरह का: दे मस्ट बी इम्पॉर्टेंट टू कस्टमर, मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर का इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, वो कस्टमर उस चीज़ का डिमांड होना चाहिए कस्टमर को। फिर दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, और वो बहुत ही अलग दिखना चाहिए, बहुत ही यूनिक होना चाहिए। फिर दे मस्ट बी कम्युनिकेबल एंड विजिबल टू द बायर। ये जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए, वो विजिबल होना चाहिए, मतलब उस हमेशा दिखना चाहिए, वो प्रोडक्ट हमेशा आपको मार्केट में मिलता रहना चाहिए। दे मस्ट बी एफोर्डेबल टू द बायर। ये बहुत बड़ा उद्देश्य होता है किसी भी बायर का, मतलब किसी भी कंपनी का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि वो अपने बायर तक अपना प्रोडक्ट को बेच पा रहा है कि नहीं बेच पा रहा है। फिर दे मस्ट बी प्रॉफिटेबल टू द कंपनी। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया, प्रॉफिटेबल जो होता है कंपनी, आपका कंपनी जो है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ठीक से आप कंज्यूमर के पास पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। फिर कम्युनिकेटिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। After the company has decided on what competitive advantage to emphasize for product positioning, the next task is to communicate effectively to position then in the mind
of the consumer. Appropriate physical signs should be used. All promotional tools, advertising, personal selling, sales promotion, publicity, public relation are used to purpose. तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया, कम्युनिकेटिंग टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कम्युनि कस्टमर से अपना प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन बढ़ाने बनाने के लिए भी आप लोगों को, कंपनी को बहुत सारे तरीके यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रमोशनल टूल यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि एडवर्टाइज करना, पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके सेल करना, सेल प्रमोशन, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट का, चाहे मॉल में हो या फिर किसी मार्केट में हो, एक प्रोडक्ट का चेम्बर बना के वहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता है। पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, किस तरह का आप पब्लिक रिलेशन रख रहे हो, आपको अपना प्रोडक्ट के तरफ से आपको प्रोडक्ट रिलेशनशिप रखना है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन। होप ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मैं क्या करूँ कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर करना है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग और सेल प्रमोशन का डिफरेंस क्या होता है? तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट अप्रोच परसुएडिंग कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट। एडवर्टाइज जो होता है वो कंज्यूमर को अप्रोच करता है उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। फिर सेल प्रमोशन क्या होता है? इज़ ए डायरेक्ट एंड ओपन परसुएशन परसुएशन टू द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट इमिडिएटली। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? जो घर डोर टू डोर जाके सेल्समैन जो होते हैं, वो जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, वो आपको कन्वेंस करने का, कस्टमर को कन्वेंस करने का कोशिश करता है कि आप उसका प्रोडक्ट तुरंत खरीदें। फिर एडवर्टाइजिंग हैज़ अ लॉन्गर टर्म गोल टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, इमेज और लॉयल्टी। एडवर्टाइजिंग जो होता है वो लॉन्गर होता है, एक गोल अचीव करने का बहुत बड़ा तरीका होता है, बहुत बड़ा टारगेट होता है। इससे आपका इमेज, आपका लॉयल्टी, आपका ब्रांड बिल्ड पता चलता है, आपका गुडविल पता चलता है। फिर सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? परफॉर्म एन इमीडिएट जॉब ऑफ बूस्टिंग सेल। अपना सेल, अगर आपको कोई कंपनी से मतलब फोर्स रहता है कि हम आपको इस कंपनी का इस प्रोडक्ट को इतना टाइम पे इतना प्रोडक्ट बेचना है, इतना सारा प्रोडक्ट बेचना है, तो वो आप तुरंत काम करता है। वो जॉब जो होता है, सेल्समैन का जो जॉब होता है, वो बूस्ट करता है सेल्स को, अपना जितना जल्दी हो सके बेच सकता है। जैसे कि हम लोग पॉलिसी का देख सकते हैं, जो पॉलिसी बहुत लोग करवाते हैं, तो वो उन लोग का भी एक टारगेट रहता है कि एक महीना में मुझे 30 ठो करना है, 100 ठो करना है, 50 ठो करना है, जो भी टारगेट होता है उसे उस मंथ में ही कंप्लीट करना पड़ता है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग एड सम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग सम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब एडवर्टाइजिंग में जो होता है वो प्रोडक्ट का कुछ वैल्यू बताता है। फिर सेल प्रमोशन क्या होता है? ऑल्टर्स एंड प्राइस वैल्यू रिलेशनशिप ऑफ द प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? प्राइस वैल्यू जो होता है वो रिलेशनशिप, कंज्यूमर का रिलेशनशिप से बात किया जाता है कि अगर आपका कंज्यूमर के साथ जो है अच्छा रिलेशन है, तो आप उसे, हो सकता है कि आप उसे कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हो। सेल प्रमोशन करें तो आप उसे कुछ डिस्काउंट दे दो, या फिर कुछ भी आप अपना प्रमोशन, अपना सेल्स बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो कंज्यूमर से। तो उसका प्राइस वैल्यू जो होता है वो चेंजेबल होता है। फिर आता है की पॉइंट्स और सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? की पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा लास्ट चार्ट है आज का वीडियो का, ये लास्ट पॉइंट है। की पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स: टू मैक्सिमाइज स्केल वॉल्यूम, टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। एजम्पशन: consumer will not buy if they are left alone. Market concept: they will buy it they are satisfied. Market competition: normal competition, selling concept, normal competition. Marketing concept: thought out competition. Communication: normally one way, normally two way. Main theme: sum what you can produce what you can sell. Nature: it is the traditional concept. Marketing concept: it is the modern concept. Scope is narrow, scope is wide. Benefits: mostly one way, major benefits go to seller only. Probably two-way seller and probably buyer are benefits.
profitability, maximum profit with maximum consumer satisfaction, moral justice, no scope for moral justice, somewhat but no guarantee, market focus, the entire market, the market, the target market, approach followed, it follow isolated approach, it follow integrated approach। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।